हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर की स्टूडेंट कोचिंग सेंटर डायरेक्टर। आज बहुत ही खुशी की बात है कि बायो के साथ साथ अब हमारे साथ साथ फिजिक्स भी चलेगा। और फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का। क्वेश्चन इसमें से बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है और ये आगे का बहुत सारा चैप्टर को रिलेट करेगा। यहाँ हम लोग फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम ये सारा चीज पढ़ेंगे और आज इसी लेक्चर का एंड तक हम लोग सवाल करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों, ये फिजिक्स है, ध्यान से सावधान और स्टार्ट कीजिए। अब अच्छे से ध्यान सुनिए। यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स पुश और पुल विच टेंड्स टू चेंज और चेंज स्टेट्स और मोशन ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज फोर्स। फोर्स का सिंपल सीधा मतलब यह है, फोर्स एक वो चीज है या किसी चीज या सामान को या तो वो वहां से डिस्प्लेस करने का कोशिश करे, उसका मोशन को चेंज करने का कोशिश करे, यानी रेस्ट में है तो मोशन करे या फिर कोशिश करे, या फिर रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट। अगर ये कोशिश भी कर रहा है या फिर कर भी रहा है तो वो फोर्स है। यानी अगर इसमें कोई चीज ऐसे लग रहा है, ये फोर्स इसको या तो डिस्प्लेस कर सकते हैं यहां से या फिर चलता हुआ चीज को रोक सकता है। वही जो कर रहा है उस फैक्टर का नाम है फोर्स। यानी फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट्स को चला सकता है, किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट्स को रोक सकता है। आपको ध्यान रखना है। इफेक्ट ऑफ नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स। अगर हम किसी भी बॉडी में फोर्स लगाएंगे और अगर उसमें नेट फोर्स जीरो नहीं है, यानी अगर इस बॉडी में 3-4 प्रकार का फोर्स लगे चारों तरफ और नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है, तो इस बॉडी का उस केस में क्या क्या हो सकता है इस बॉडी के साथ। फिर से बच्चों ध्यान दीजिए, अगर मैं इस बॉडी में 3-4 फोर्स लगाऊं या एक ही फोर्स लगाऊं बट कुल मिला के फोर्स का रिजल्टेंट जीरो ना हो, यानी नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो कहीं ना कहीं फोर्स रह जाएगा और फोर्स लगेगा तो उसमें क्या क्या होगा। ध्यान से यहां पर लिखा हुआ है इट में चेंज स्टेट ऑफ ए बॉडी। यानी फोर्स जो क्या करता है, एक बॉडी का स्टेट को चेंज कर सकता है। सर मतलब ये रेस्ट से मोशन, यानी अगर रेस्ट अवस्था में है इसको मोशन में कर सकता है फोर्स। यानी अगर अभी इस बॉडी को मैं यहां पर रखूं, इसको मैं यहां फोर्स दूं तो अभी रेस्ट में है, इससे मोशन में आ जाएगा। या फिर मोशन वाला ऑब्जेक्ट्स के आगे अगर मैं फोर्स लगा दूं तो वो रेस्ट में आ जाएगा। यानी कुल मिला के फोर्स स्टेट को बदल सकता है। स्टेट मतलब अवस्था, रेस्ट से मोशन कर सकता है, मोशन से रेस्ट कर सकता है। या फिर इट में चेंज डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी स्पीड से आ रहा है, उसका अगर डायरेक्शन चेंज करना है, अचानक आगे से फोर्स लगा दो, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी फोर्स से स्टेट भी बदल सकता है, डायरेक्शन भी बदल सकता है। इट में चेंज स्पीड ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है, उसके आगे फोर्स लगा दीजिए, उसका स्पीड कम हो जाएगा। एक बॉडी जा रहा है, उसी तरह फोर्स लगा दीजिए, स्पीड ज्यादा हो जाएगा। यानी स्पीड को भी चेंज कर सकता है फोर्स, स्टेट को भी चेंज कर सकता है फोर्स, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है फोर्स। यहां पर लिखा हुआ है इट में चेंज शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। फोर्स शेप और साइज भी बदल सकता है। अगर मैं आपके पास एक कॉटन का बॉल दे दूं, अगर आप उसमें फोर्स लगाते हैं तो उसका आकार बदल जाएगा। फिर आप छोड़ने के बाद वो रिगेन करते वो अलग बात है, लेकिन अगर आप उसमें फोर्स लगाते हैं तो उसका आकार बदल सकता है। अगर मैं बात करूं एक इरेजर का, आपके पास होगा, अगर उसको आप खींचते हैं तो उससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। यानी सर फोर्स स्टेट को बदल सकता है, फोर्स डायरेक्शन को बदल सकता है, फोर्स स्पीड को चेंज कर सकता है, फोर्स शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। यह फोर्स का पावर हुआ कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। अब देखिए, फोर्स का हम लोग ऐसा यूनिट देखते हैं, यानी फोर्स को किससे नापे। अगर मेरे हाथ में ये डस्टर है, मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, कितना फोर्स लगा रहा हूं कैसे पता चलेगा। जैसे हम चीज सामान को नापते हैं अलग अलग यूनिट से, टेम्परेचर को हम लोग नापते हैं सेल्सियस से कि भाई इतना गर्मी है। अगर हम किसी वेट सामान को हम लोग केजी में नापते हैं। अगर मैं बात करूं लिक्विड तो लीटर में नापते हैं। तो सर फोर्स का भी एक यूनिट होना चाहिए ना भाई, कि इसको इतना जोर से थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ कितना न्यूटन का था। तो उसी फोर्स को हम लोग नापते हैं न्यूटन से। किससे नापते हैं? न्यूटन से। ऐसा यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट तो भाई न्यूटन है। कुछ और भी यूनिट है, जैसे सीजीएस यूनिट है डाइन। देखो भाई डाइन कितना छोटा है कि 10⁵ डाइन मिला के 1 न्यूटन होगा। यानी डाइन जो है वो बहुत छोटा है और न्यूटन बहुत बड़ा है डाइन के कंपेयर में। डाइन से भी नापते हैं, जैसे हम लेंथ को मीटर से भी, सेंटीमीटर से भी नापते हैं, मिलीमीटर से भी नापते हैं, लेकिन ये सब छोटा है, बड़ा किलोमीटर है। समझ रहे आप? इसी प्रकार मैं बात करूं अगर फोर्स को नापने के लिए तो न्यूटन भी यूज किया जाएगा, डाइन भी, लेकिन न्यूटन बड़ा टर्म है। यहां पर बात
फोर्स अगर हम लोग यहां खत्म करते हैं, उसके बाद एक और टर्म है इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या है? ये इनर्शिया यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच बॉडी अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट और ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट। यानी इनर्शिया वो पावर है, वो इंटरनल शक्ति है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, जो ऑब्जेक्ट्स जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहने का कोशिश करता है, उसी कोशिश को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। एग्जाम्पल, ये डस्टर अगर ऐसा है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, जब तक इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा ये इसी प्रकार रहने का कोशिश करेगा। अगर आप इसको चेंज करते हैं, ये चेंज को अपोज करेगा। सर मतलब ये है, मैं इस डस्टर को यहां थोड़ा सा फोर्स दूंगा, ये हटेगा नहीं, ये उसको काउंटर बैलेंस करने का कोशिश करेगा। अगर आप हद से ज्यादा देते तो फिर ये चलेगा। तो ये इतना देर तक खुद को मेंटेन किया, खुद को रेस्ट अवस्था में रखने का कोशिश किया, उसी कोशिश को इनर्शिया कहते हैं। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, अगर बॉडी का मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, सिंपल बात है। और इनर्शिया सिर्फ ये नहीं कि रेस्ट में ही होगा भाई, जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगर मैं इसको स्पीड में फेंकूं तो जब ये मोशन में रहता है तो मोशन में ही रहने का कोशिश करता है। फिर सर ये रुक क्यों जाता है? इसमें एयर फोर्स लग रहा है, एयर का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अगर मैं नीचे एक बॉल को फेंकूं तो वो बॉल का टेंडेंसी रहता है कि वो हमेशा चले, यानी मोशन मतलब मोशन में ही रहना चाहता है, रेस्ट तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। यही इच्छा इस बॉडी का इनर्शिया है। यानी जो बॉडी जितना बड़ा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। नहीं, बड़ा बॉडी है अगर वो रखा हुआ है, वो रेस्ट में रहने का कोशिश करेगा, आप उसको हटाइएगा आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। बड़ा बॉडी चल के आ रहा है, उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी उसका इनर्शिया उस वक्त मोशन में ज्यादा है। यानी रेस्ट में रेस्ट वाला इनर्शिया, मोशन में मोशन वाला इनर्शिया। अब देखिए इनर्शिया बढ़ेगा कब? जब मास ज्यादा बढ़ा देंगे। ये 10 केजी का बॉल है, 2 केजी का बॉल है, मास इसका ज्यादा तो इनर्शिया भी इसका ज्यादा। यानी ये अगर रेस्ट में रहेगा तो इसको हमें हटाना मुश्किल है, ये चलेगा तो इसको रोकना मुश्किल है, इसको हटाना भी आसान, रोकना भी आसान। देखिए यहां पर इनर्शिया 3 प्रकार का दिया हुआ है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक एक करके बच्चों समझते हैं। ये होगा, इसके बाद आपका सवाल आएगा, मोमेंटम पढ़ाएंगे उसके बाद, ध्यान से सुनिए। कई बार डायरेक्ट ये सवाल भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है, कई बार ऐसे थ्योरी से भी सवाल आ जाते हैं, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। Inertia of rest, a body at rest cannot change its state from rest to motion. This property is known as inertia of rest. एक बॉडी जब रेस्ट में है तो वो खुद से उस रेस्ट पोजीशन को मोशन में नहीं ला सकता है। यानी एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, यानी वो खुद से अपने आप को रेस्ट से मोशन में कर ही नहीं सकता है। यही उसका प्रॉपर्टी है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, जब एक बॉडी मोशन में है तो वो खुद अपने आप को मोशन से रेस्ट में नहीं कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्स ही ऐसा काम करेगा। तो वो खुद से नहीं कर पा रहा है, खुद से नहीं कर रहा है, इसी प्रॉपर्टी को उसको हम लोग बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। उसी तरह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर किसी बॉडी किसी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में उसका इनर्शिया है, दूसरा डायरेक्शन में वो खुद को कभी भी वहां से दूसरा डायरेक्शन में नहीं कर सकता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसमें एक्ट नहीं करेगा। तो बच्चों, ए मूविंग बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। एक मूविंग बॉडी खुद का अपना डायरेक्शन खुद से बदल नहीं सकता है, या फिर मोशन से खुद को रेस्ट में नहीं कर सकता है, या फिर रेस्ट से खुद को मोशन में नहीं कर सकता है। अगर मैं बात करूं, अगर एक ढलान है, एक इस प्रकार का ढलान है बच्चों, यहां से एक 1000 केजी का बॉल आ रहा है, ये लोहा का बॉल है बच्चों, ध्यान से। इसको रोकना ज्यादा आसान रहेगा कि एक 10 केजी का बॉल। सर ऑब्वियस बात है 10 केजी का बॉल, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा है, जब ये मोशन में रहेगा तो इसका इनर्शिया ऑफ मोशन बहुत ज्यादा रहेगा, इसका इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसको अगर हम लोग उल्टा कर देंगे कि सर 100 केजी का है, 1000 केजी का है, फ्लैट सरफेस है, और एक 10 केजी का है, किसको भगाना मुश्किल होगा? इसको रोकना भी मुश्किल। यानी रेस्ट में रहेगा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी ज्यादा, और मोशन में रहेगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन भी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाओ, ऑटोमेटिक इनर्शिया बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग सबसे पहले इसको नोट कीजिए और याद रहे, फिजिक्स स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि बायो खत्म हो गया। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब साथ साथ चलेगा, ताकि आपका सिलेबस हम टाइम से पहले कंप्लीट कर पाए। बच्चे इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग मोमेंटम समझेंगे। बच्चों, तो फोर्स और इनर्शिया को नोट डाउन करने के बाद अब हम लोग शुरू कर रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का पहला लॉ
टोटल 3 लॉ न्यूटन ने दिया। ये वही न्यूटन बाबा है जिसके सर पे एप्पल गिरा था, और आप लोग इसी से याद रखते हैं कि उन्होंने ही ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया। आविष्कारक है वो, सही बात है, बट हम लोग उस तरीके से नहीं, बल्कि कुछ और चीज डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के बारे में, और उनका लॉज के बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे। देखिए न्यूटन का पहला लॉ, 3 लॉ दिया उन्होंने, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, यानी न्यूटन का टोटल 3 नियम है। उसमें से पहला नियम का क्या कहना है, पहला नियम क्या स्टेट करता है, क्या बयान देता है, क्या बोलता है, वो देख रहे हैं। दिस लॉ डिफाइंस फोर्स एंड स्टेट दैट फोर्स इज a factor which can change the state of object। न्यूटन का पहला लॉ यह बता रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर स्टेट में था, किसी भी स्टेट में, मोशन में था तो मोशन में, या रेस्ट में था तो रेस्ट में, उसको अगर स्टेट चेंज हुआ मतलब उसमें फोर्स का रोल है। न्यूटन बाबा का कहना है, उसका पहला लॉ का यह कहना है, पहला लॉ फोर्स को डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट अगर स्टेट बदला मतलब उसमें फोर्स अप्लाई हुआ है। बिना फोर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट नहीं बदल सकता, यानी मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकता है, रेस्ट से मोशन नहीं आ सकता। ये कौन बताया? न्यूटन का पहला लॉ फोर्स के बारे में बताता है। आपको ये ध्यान रखना है बस कि जो जैसा था वही वैसा ही रहना चाहता है। उस ऑब्जेक्ट को अगर स्टेट बदलना है तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स ही ऑब्जेक्ट को, स्टेट्स को बदल सकता है। ध्यान रहे बच्चों, ये न्यूटन का पहला लॉ है। अब देखिए यहां एक टर्म है मोमेंटम, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय एनी मूविंग बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। कोई भी मूविंग बॉडी, सबसे पहला कंडीशन, रेस्ट वाला बॉडी नहीं, मूविंग बॉडी, टोटल उसके पास जितना भी मोशन में, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी ये जब मोशन में है तो जितना मोशन किसी ऑब्जेक्ट में को पोज कर सकता है, टकरा के जो कर सकता है, वही मोमेंटम है। इसको बोलते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन। एक मोशन वाला बॉडी में जितना भी उसके अंदर जितना प्रकार का मोशन है, पोजेस्ड बाय एनी मूविंग बॉडी इज नॉन एज मोमेंटम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंटम। देखिए डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए कैसे, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब हम कैसे मोमेंटम को कैलकुलेट करें, यानी एक बॉडी चल रहा है, इसका मोमेंटम कितना है, हम कैसे पता करें? आपको ध्यान रखना है उसी बॉडी का वेलोसिटी देखना है कि कितना वेलोसिटी में, यानी 5 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी से वो बॉडी दौड़ रहा है, उसी वेलोसिटी को इसी बॉडी का मास से आपको गुना कर देना है। यानी प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास ऑफ दैट बॉडी, यानी जो मोशन में जो बॉडी था उसी का वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो जा रहा है, और उसी का मास को गुना करने के बाद जो आता है वो क्या है? वही है हमारा मोमेंटम। अच्छा देखिए, मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में आता है वेलोसिटी, यानी मोमेंटम बराबर होता है मास गुना वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेलोसिटी डायरेक्शन पर निर्भर करता है। आपको बताया होगा, वेक्टर वाला चैप्टर में पढ़ाया होगा कि 2 प्रकार का क्वांटिटी होता है, स्केलर और वेक्टर। वो क्वांटिटी जो डायरेक्शन पर निर्भर करे, डायरेक्शन बदलने से जो बदल जाता है, वो है वेक्टर क्वांटिटी। और वो क्वांटिटी जिसका मोटो में डायरेक्शन नहीं है, जिसका डेफिनेशन में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, वो है स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूं, मास, मैं अगर बोलूं 3 kg चीनी लेके आओ, इससे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है कि नॉर्थ से लाएंगे तो कम हो जाएगा, साउथ से लाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, वेस्ट से लाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। इसमें डायरेक्शन का कोई भी लॉजिक नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी का, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। भाई तार जिस भी डायरेक्शन में जाए, करंट बराबर आना है तार में। ये नहीं कि नॉर्थ में ज्यादा होगा, साउथ में कम होगा, वेस्ट में और कम होगा, ऐसा नहीं है। यानी वो सारा क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे निर्भर करे वो वेक्टर है, और जो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं वो सब स्केलर है। मैं अगर आपसे पूछूं फोर्स स्केलर है या वेक्टर है, आपको बोलना है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है।
जैसे मैं बोलूं इस हाथ में फोर्स लगाओ, अगर एक बच्चा हमसे जरूर पूछेगा सर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाए, मतलब अगर इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो इसका मूवमेंट इधर हो जाएगा, अगर इधर से लगाएंगे तो मूवमेंट इधर हो जाएगा, अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा। यानी फोर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन महत्वपूर्ण है, तो ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वो सारा क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन का जरूरत पड़े, जिसको बदलने से डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन बदलने से वो बदल जाएगा, वो सब वेक्टर है। बाद बाकी छोड़ के जो बच गया वो सब के सब स्केलर क्वांटिटी। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम गुना करेंगे मोमेंटम निकालने का तरीका है उसी का मास उसी का वेलोसिटी, यानी mv, ये मास है, ये वेलोसिटी है। एक एग्जांपल, यहां पर 2-3 एग्जांपल है, हम लोग एक एक करके समझेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए। अब देखिए ये एग्जांपल समझने से पहले एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि मोमेंटम का सर इसका यूनिट क्या होना चाहिए, यानी मोमेंटम को किससे नापेंगे, कैसे पता चलेगा। देखिए बच्चों आपको पता है मोमेंटम जो होता है तो वो मास और वेलोसिटी का गुना है, यानी प्रोडक्ट है। तो भाई हम मास वेलोसिटी को क्या मैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख दूं। आप लोगों को पता होगा कि स्पीड बराबर, जैसे कि आप लोगों को पता होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, उसी तरह वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ध्यान रहे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी का तो इसको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख दूं और मास को मैं m लिख दूं, यानी इसको मैं थोड़ा तोड़ के ऐसे लिख दिया। अब मैं बात करूं मास को हम लोग केजी, मास को केजी में लिखते हैं, ऐसा यूनिट केजी है। डिस्प्लेसमेंट को मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक प्रकार का डिस्टेंस है ना यार। आपको पता होगा कि ये एक पॉइंट है, यहां से यहां, 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 ये सारा हो गया डिस्टेंस, लेकिन एंड पॉइंट से इनिशियल पॉइंट में जो शॉर्टकट रास्ता हो गया ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वाला क्या है, डिस्टेंस है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी नापेंगे हम लोग तो मीटर किलोमीटर से ही ना नापेंगे यार, इस जगह को कि इसको कैलोरी से नापेंगे, इसको नापेंगे सेल्सियस से, ये भी तो दूरी हुआ एक प्रकार का। तो मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट को मीटर टाइम सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड ये मोमेंटम का यूनिट हो गया। इस सर मोमेंटम का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। कहां से आया मैं आपको बता दिया, मैंने मास को केजी कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को मीटर, टाइम को सेकेंड, केजी मीटर नीचे है तो पर सेकेंड, ये हो गया आपका मोमेंटम का यूनिट। अब देखिए सवाल करते हैं। सवाल ये है एक बॉल है और बोल रहा है बॉल का मास है 2 केजी, यानी 2 केजी का वेट वाला बॉल है, 2 केजी वजन है और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और किस दिशा में जा रहा है ये आप लोग देख ही रहे हैं। यानी एक बॉल है, ये बॉल का मास है 2 केजी, 2 केजी वजन है इसका और ये इस दिशा में जा रहा है। वेलोसिटी भी दिया हुआ है कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर भाग रहा है बॉल। अब सवाल पूछ रहा है कि इस बॉल का मोमेंटम बोलिए। मोमेंटम के लिए मैंने आपको बताया इसी बॉडी का मास इसी का वेलोसिटी गुना कर दो, लेकिन डायरेक्शन तो देना ही है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है। अब देखिए इसी बॉडी का मास आपको दिया हुआ है 2 केजी, वेलोसिटी दिया है 2 केजी, सिंपल गुना कर देंगे। अब देखिए हम लोग यहां पर लिखेंगे P बराबर मास गुना वेलोसिटी, यानी 2 गुना 5 10 हो गया। और ये आई कैप जो आया ये इसीलिए आया, ये डायरेक्शन के लिए। देखिए अगर हम आई कैप नहीं देंगे तो इससे क्या होगा, अगर हम डायरेक्शन नहीं देते मानिए ऐसे ही बोल देंगे कि इस बॉल का मोमेंटम है 10 केजी मीटर पर सेकेंड, इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ सर। मतलब अगर हम इसका सिर्फ आंसर बोलेंगे, इस दोनों को गुना कर दिए 10 केजी मीटर पर सेकेंड बोलेंगे तो ये पूरा आंसर नहीं है। सवाल ये है कि इस बॉल का मोमेंटम जो 10 केजी मीटर पर सेकेंड है वो किस तरफ है। सवाल यहां पर है कि ये जो इतना मोमेंटम लगा रहा है किस दिशा में इतना मोमेंटम है, तो सवाल होगा ये इस दिशा में है, तो इस दिशा को हम लोग बोलते हैं आई कैप। तो उस दिशा को माइनस आई कैप, ऊपर वाला दिशा को जे कैप, तो नीचे वाला माइनस जे कैप, इधर आएगा तो के अंदर जाएगा माइनस के।
बच्चों मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर छाप दिया हूं कि अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो गुना उना कर लो, लास्ट में आई कैप लगा दो ताकि पता चल जाए ये डायरेक्शन जा रहा है। अगर इसका उल्टा माइनस आई जे माइनस जे आगे तो मैं डॉट डॉट करके दिया के, तो फिर अंदर होगा तो माइनस के, ध्यान रखना। उसी प्रकार एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। ये बॉल है, बॉल का वेट है आपका 5 kg। ये कहां जा रहा है? ऊपर। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। गुना कर देंगे, P बराबर mv, गुना करेंगे 10 गुना 5 50 हो गया, 5 50। और इस बार क्या लगाएंगे? जे कैप। क्यों सर, क्यों जे कैप? क्योंकि ये जा रहा है कहां? ऊपर, तो हम लगा दिए जे कैप केजी मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक और सवाल। ये सवाल ये है कि भाई ये एक बॉडी है जो 5 kg का है और 2 मीटर वेलोसिटी है इसका, 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में जा रहा। और ये एक बॉडी है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ये 2 kg का है, ये 5 kg, ये 2 kg, ये 2 मीटर से चल रहा है और ये 5 मीटर पर सेकेंड से ये इस दिशा में। सर सिंपल बात, इसका अगर हम निकलेंगे तो मोमेंटम ऑफ ए एम भी, इसी का मास 5, इसी का वेलोसिटी, ये गुना करेंगे 10 आई कैप, इस तरफ आई कैप लगा दिए। इसका हम लोग इस तरफ होगा तो 2 गुना 5 जे कैप लगाना हमें कि माइनस जे, ऊपर रहता तो जे, नीचे तो माइनस जे कैप लगा दिए। अब देखिए ये दोनों का मोमेंटम बराबर नहीं है। एक का है 10 आई कैप, एक का है माइनस 10 जे कैप। आपको आ रहा समझ में? एक है 10 आई कैप, एक है माइनस 10 जे कैप। देखिए आई कैप से समझ में आ रहा है कि एक जा रहा है ऊपर 10 मोमेंटम है, और माइनस जे कैप मतलब एक जा रहा है, आई कैप से क्या समझ में आ रहा है, सॉरी ऊपर रहे कि ये इस दिशा में जा रहा है, और माइनस जे मतलब एक नीचे जा रहा है। समझ रहे आप? तो इससे अब देखिए अगर मैं बोलूं क्या मोमेंटम सेम है, नहीं सर मोमेंटम सेम कैसे होगा, क्योंकि मोमेंटम तो डायरेक्शन पे निर्भर करता है और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो मोमेंटम अलग अलग है। लेकिन अगर मैं मोमेंटम का वैल्यू पूछूं कि मैग्नीट्यूड बोलो, मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मोमेंटम का वैल्यू बताओ, क्या वैल्यू सेम है? हाँ सर 10 का है बट सेम दिशा में नहीं है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलूं तो आपको बोलना है ये दोनों बॉडी का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, मोमेंटम सेम नहीं है। मोमेंटम सेम होता जब दोनों एक ही दिशा में होता। मोमेंटम सेम होता या तो दोनों आई कैप या तो दोनों माइनस जे कैप में होता। एक आई कैप में है, एक माइनस जे कैप में है, यानी दोनों का मोमेंटम सेम नहीं है, लेकिन दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर में यही तक। ये फर्स्ट लेक्चर है, ध्यान से हम लोग को साथ साथ चलना है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर बहुत लंबा भी है, बहुत दिन तक हमें साथ में रहना है, बट हाँ इसके साथ साथ आपको बायो भी रिवाइज करना है। और बच्चों अगर आपको फिजिक्स अच्छा लग रहा है तो हमारा हौसला और बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बहुत टाइम से बोल रहे हैं यार, अपना नाम एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स बच्चों।